मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का टॉपिक नंबर 2, जिसका पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट को मैं पहली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। इसका जो दूसरा पार्ट है टॉपिक नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, जिसके 7 पार्ट्स मैंने बताए थे, उसमें 2 नंबर जो है जो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी का क्या रोल था ग्लोबलाइजेशन के अंदर? मेजर टेक्नोलॉजी इन्वेंशन। यहाँ पे हुआ क्या कि बड़ी बड़ी इन्वेंशन की गई। पहली रेलवेज की, दूसरी स्टीमशिप की और तीसरी टेलीग्राफ्स की। तो रेलवेज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ आपको। रेलवेज हेल्प इन द कनेक्टिंग द हिंटरलैंड टू पोर्ट। रेलवे क्या करती थी कि जो कल्टीवेशन का जगह थी, वहां से पूरा का पूरा सामान कहाँ पहुंचाई थी? सी पोर्ट तक पहुंचाई थी इजीली, आराम से। तो रेलवे बहुत हेल्प करती थी इसके अंदर। दूसरा क्या था? स्टीमशिप, भाप से चलने वाली जो जहाज होती थी, लाइक टाइटैनिक, बड़े बड़े जहाज जो होते थे, वो क्या करते थे? ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स इन बल्क अक्रॉस द अटलांटिक। मतलब वो क्या करते थे कि बल्क, थोक के भाव में सामान को लेकर जाते थे। बहुत ज़्यादा सामान भर भर के इन जहाज़ों में भेजा जाता था दूसरे शहरों में, एक शहर से दूसरे शहर में। तो उसे ले जाना आसान हो गया था, क्योंकि जहाज़ का जो सरफेस था वो बहुत बड़ा होता था, एरिया जो था वो वास्ट होता था। टेलीग्राफ्स क्या होता था? हेल्प इन द फास्टर कम्युनिकेशन। अब लोगों के अंदर जो कम्युनिकेशन थी वो फास्टर होगी टेलीग्राफ्स के द्वारा। बातचीत करना, उनसे मेल मिलाप, उनके संबंध और अच्छे होने लग गए। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे थे। इन्वेंशन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द ट्रेड ऑफ मीट। मीट का जो रोल था टेक्नोलॉजी के अंदर वो क्या था? जो टेक्नोलॉजी का जो रोल था, सॉरी, मीट के अंदर क्या था, चिकन मांस के अंदर क्या था? टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार जो मांस को जो था उसकी ग्लोबलाइजेशन की, तो वो देखिए। Till 1870 मीट वाज सप्लाइड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। 1870 के अंदर जो अमेरिका था वो यूरोप को क्या करता था? मीट भेजता था। कैसे भेजता था? लाइव एनिमल्स, जिंदा एनिमल्स को जो है शिप में चढ़ा देता था और यूरोप में भेज देता था उनको मीट के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी? मोर स्पेस डाइड और बिकम सिक। जो एनिमल्स थे उनको थोक के माप में भेजा जाता था, एक के ऊपर एक डाल दिया जाता था, एक के ऊपर एक डाल दिया जाता था और पूरी शिप को भर दिया जाता था। इससे होता क्या था कि बहुत सारे एनिमल मर जाते थे और कुछ एनिमल ऐसे होते थे घुटन के कारण बीमार पड़ जाते थे, क्योंकि स्पेस कम था और एनिमल्स ज्यादा भेजते थे। दस मीट वाज द लग्जरी आइटम इन यूरोप। और जो मीट जो था ना, वो यूरोप वाले खुद ही काटते थे, खुद ही बेचते थे। तो यूरोप के अंदर जो मीट था एक लग्जरी आइटम था, बहुत महंगा आइटम माना आया था वहाँ पे। चाहे वो अमेरिका से आता था, यूरोप के अंदर फिर उसे महंगा माना जाता था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो मीट की जो आइटम्स थी, जो मीट के जो प्राइसेस थे वो कम हो गए। वो कैसे हुए? तो उसका एक रीजन बना। टेक्नोलॉजी ने क्या किया? अराइवल ऑफ द रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी। तभी क्या हुआ कि एक टेक्नोलॉजी आ गई रेफ्रिजरेटर की, फ्रिज जिसको बोलते हैं, ठंडा करने की मशीन बोलते हैं इसको। आज आपको बताना है, मतलब इजी है, क्योंकि हम इसके बारे में जानते थे। पहले लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही रेफ्रिजरेटर बना तो अमेरिका वालों ने क्या किया? अमेरिका वालों ने मीट को काट कर उसे रेफ्रिजरेट करके उसके बाद वो यूरोप में भेजने लगे। तो इससे क्या हुआ? मीट प्राइस फेल डाउन द यूरोप। यूरोप के अंदर जो मीट के जो प्राइसेस थे वो कम हो गए भैया, तो यूरोप को इसका फायदा हो गया। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइज्म, मतलब जो उपनिवेशी थे उनके साथ कैसे वो मतलब हुआ कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का और कैसे उनकी ग्लोबलाइजेशन हुई, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ यूरोपियन। जिस तरह से विस्तार हो रहा था, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार होना ट्रेड का, व्यापार का। तो उससे क्या हो रहा था कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत जोरों शोरों से व्यापार फैल रहा था, जिससे यूरोपियन की जो लाइफ थी वो दिन ब दिन इम्प्रूव होती रहती। बट इट हैड द नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द लाइफ ऑफ कॉलोनाइज कंट्रीज। कॉलोनाइज कंट्रीज कौन सी थी? अफ्रीका, जिसको यूरोपियन ने अपना कॉलोनाइज किया हुआ था, अफ्रीका को। इसके लिए उनके ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, अफ्रीका के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। और कॉलोनाइज जो कंट्रीज थी वो उन यूरोपियन ने अफ्रीका को बना रखा था। तो इसके लिए हमें लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, हमें अफ्रीका का मैप देखना पड़ेगा। मेरे पास इस वक्त अफ्रीका का मैप नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो के बाद आपको अफ्रीका के मैप डाल दूंगा। प्लीज उसे ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रीजन क्या था। मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज आर स्ट्रेट लाइन। जो इसकी बाउंड्री कटी है ना अफ्रीका की, वो स्ट्रेट लाइन में है, सीधी सीधे लाइनों में कटी हुई हैं। हमारे भारत की तरह नहीं है टेढ़ी मेढ़ी यहाँ वहाँ, क्योंकि भारत के अंदर जो बाउंड्रीज काटी गई हैं वो किस आधार पे काटी गई हैं? लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर, कोई सी लिंग के आधार पर, या जो उसके कल्चर के आधार पर। लेकिन हमारे जो अफ्रीका जो था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें ऐसा जो स्ट्रेट लाइन जो है उसमें बाउंड्री काटी गई, उसका एक रीज़न था। रीज़न क्या था?
In 1885, big European powers meet in Berlin and democratic African countries for the respective powers. अफ्रीका के अंदर जो 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 बड़े थे, सॉरी यूरोप के अंदर जो पावरफुल लोग थे, उन्होंने बर्लिन के अंदर एक मीटिंग की और अफ्रीका को जो था अपने हिसाब से भैया काट दिया, स्टेट लाइन में बोल दिया कि ये तुम्हारा और ये हमारा। उन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया किसी कल्चर का, किसी भाषा का, किसी लैंग्वेज का या किसी और चीज़ का। बस उन्होंने अपने हिसाब से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अफ्रीका को स्टेट लाइन में बांट दिया। दस द मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज अपीयर द स्टेट लाइन। हमें देखने को मिलता है कि जो अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी कैसी आपको दिखेंगी, स्टेट लाइन में दिखेंगी। तो यहाँ से हमारा दूसरा और तीसरा पॉइंट खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है उसी का जो चल रहा है, 7 पॉइंट में से फोर्थ है। तो ये था यहाँ पे रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडरपेस्ट एक बीमारी होती है और प्लेग तो आपको पता ही है, एक बीमारी पहले ही बीमारी होती है, डिसीज होती है दोनों की दोनों। ये जानवरों में किस तरह से फैली और किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हुआ और क्या हुआ। तो चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रिंडरपेस्ट इज द डिसीज विद द इफेक्ट ऑफ कैटल। जो रिंडरपेस्ट थी बीमारी जो थी वो डायरेक्ट इफेक्ट किसको करती थी, कैटल्स को करती थी, पशुओं को करती थी। अफ्रीका वास्ट रिसोर्स ऑफ एंड मिनरल्स। अफ्रीका के पास एक वास्ट रिसोर्सेस था और मिनरल्स था भैया, उनके पास मतलब बहुत ज़्यादा मिनरल्स था और रिसोर्सेज थे। उनका जो भरण पोषण करने के लिए जो उनको चाहिए था वो उनके पास कंप्लीटली लगभग बहुत अधिक मात्रा में था। यूरोपियन केम अफ्रीका फॉर द माइंस एंड प्लांटेशन। यूरोपियन ने इसीलिए यहाँ पे अपने माइंस और प्लांटेशन करना अच्छा समझा, उनको फायदा होने वाला था यहाँ पे, क्योंकि इनके पास मिनरल्स थे और रिसोर्सेज थे। बट द ह्यूज स्कैर्सिटी ऑफ द लेबर्स। लेकिन यहाँ पे जो मजदूरों को लेकर एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। लोकल पीपल नॉट विलिंग टू द वर्क फॉर द वेज टू। लोकल पीपल बहुत ज़्यादा पैसा देने के बाद भी काम करने को तैयार नहीं थी। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक रीज़न था। अफ्रीका स्पार्स पॉपुलेशन पीपल नीड्स इजिली मीट। मतलब होता क्या था क्या, अफ्रीका की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी वो बहुत स्पार्स थी, बहुत कम थी, और जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो लोगों को क्या था, लोगों को अपने खाने पीने के लिए अपनी जो उनकी नीड्स होती थी वो इजीली उनको मतलब प्रोवाइड हो जाती थी, इजीली उनको मिल जाती थी विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज उसके पास होते थे तो उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा हो गया कि अगर माइंस लगानी है, प्लांटेशन करनी है तो मजदूर भी तो चाहिए होंगे ना। तो यूरोपियन फोर्स पीपल टू वर्क। तो यूरोपियन ने दिमाग लगाया कि किस प्रकार लोगों को काम करने के लिए फोर्स किया जाए, उन्हें मनाया जाए। तो उन्होंने कुछ नियम लागू कर दिए। तो नियम क्या थे वो यहाँ पे पढ़ते हैं। ह्यू टैक्स इम्पोज्ड कैन बी पेड ओनली बाय द वर्किंग ऑन प्लांटेशन एंड माइन। उन्होंने टैक्स को इम्पोज कर दिया वहाँ पे जाके, और वो टैक्स तभी पे किया जा सकता था जब लोग काम करेंगे किसके अंदर जाके, प्लांटेशन के अंदर और माइंस के अंदर जाके। तो टैक्स को भरने के लिए लोगों ने माइंस और इसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। दूसरा जो था वो क्या था, इनहेरिटेंस लॉ वाज चेंज। जो वहाँ का जो लैंड को लेकर जो लॉ बनाया गया था उसको चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? 1 मेंबर ऑफ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। मतलब उन्होंने क्या कर दिया कि जो एक जमीन जो थी, अगर मान लो उसका कोई मालिक है, उसके 2 बच्चे हैं, जब वो मर जाएगा तो उसमें से एक बच्चे को ही वो पूरी जमीन मिलेगी। इससे भी लोगों को लगा अगर 2 लड़के हैं तो उनको लगा अगर एक को जमीन मिलेगी तो दूसरे को अपना सर्वाइव करना पड़ेगा, तो इसलिए उसे काम तो करना पड़ेगा भैया। और तीसरा क्या था, माइन वर्कर्स वर कॉन्फ्लिक्ट टू द कैंपस एंड नॉट अलाउड टू द मूव फ्रीली। मतलब जो माइन वर्कर्स थे उनको कैंपस के अंदर रहना पड़ेगा, वो फ्रीली नहीं है कहीं भी आने जाने के लिए। तो ये 3 नियम यहाँ पे लागू कर दिए, जिससे लोगों को बांध भी दिया गया और लोगों को क्या कर दिया गया, काम करने के लिए तैयार भी किया गया। अराइवल ऑफ रेंडिपिस्ट। मतलब जब रेंडिपिस्ट जो बीमारी आई वो किस प्रकार से अराइव हुई, किस प्रकार से आई, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 80, मतलब 18वीं शताब्दी के अंदर ये बीमारी फैली थी। केम विद द हॉर्सेस दैट वर इम्पोर्टेड फॉर द ब्रिटिश एरिया। जो ब्रिटिश एशिया ने इम्पोर्ट किया था हॉर्सेस को, उससे ये फैली थी। ब्रिटिश एशिया के अंदर जो हॉर्सेस को, ब्रिटिश एशिया में से जो हॉर्सेस को इम्पोर्ट किया गया था ना, उससे ये बीमारी फैली थी। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था जो रिंडरपेस्ट बीमारी थी वो किससे फैलती है, जानवरों से फैलती है। रिंडरपेस्ट spread in the Africa like forest fire, wiped
आउट 90% ऑफ कैटल पॉपुलेशन। और ये बीमारी इतनी बुरी तरह से फैली कि इसने जो अफ्रीका की जो थे पॉपुलेशन जो थी कैटल की, उसको 90% जो पॉपुलेशन थी अफ्रीका की, उसको ख़त्म कर दिया। 90% जो एनिमल्स थे वो मर गए। ये बीमारी इतनी बुरी तरह से अफ्रीका में फैली। फॉर अफ्रीकन्स लॉस्ट ऑफ कैटल, तो इससे क्या हुआ, अफ्रीकन्स का जो है लॉस्ट हो गया कैटल के ऊपर, जो पशु उसके अंदर कम हो गए, और मीन्स लॉस ऑफ लाइवहुड, मतलब अफ्रीकन्स के अंदर पशुओं का कम होने का मतलब है जो उनकी जीवनचर्या थी उसका लॉस होना, क्योंकि लोग पूरी तरह किस पे डिपेंड करते थे, कैटल्स पे। जब कैटल ही खत्म हो गए तो लोगों का जो जीवन था वो खत्म होना स्वाभाविक था ना। अफ्रीकन लेफ्ट विद नो चॉइस, अब उनके पास कोई भी ऐसी चॉइस नहीं थी कि वो कोई और काम करे, बट टू वर्क इन द प्लांटेशन एंड माइन, कि प्लांटेशन और माइन के अलावा वो कहीं और काम नहीं कर सकते थे। अब अफ्रीकन के पास कोई चॉइस नहीं बची ना, क्योंकि सारे एनिमल खत्म हो गए। अब उनको काम तो करना था बेचारों को, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बाकायदा इसके कि वह प्लांटेशन और माइंस के अंदर काम करे। तो ये भी एक रीज़न बना जिस तरह से लोगों को तैयार किया गया। रेंडिपिस्ट भी एक रीज़न था, मतलब उसने लोगों को उकसा दिया, लोगों को मजबूर कर दिया कि वो काम करे प्लांटेशन और माइंस के अंदर। Thus, with the help of cattle disease, European colonized African, इस प्रकार से जो यूरोपियन थे उन्होंने कैटल डिसीज फैलाकर अफ्रीकन को कॉलोनाइज कर लिया, उपनिवेशी बना लिया अपना। तो चलिए यहाँ पे 4th पॉइंट खत्म होता है। अब हम करते हैं हमारा यहाँ पे जो है 5th पॉइंट। 4th पॉइंट तक आपको समझ आ चुका होगा। चलिए 5th पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं। इंडिविजुअल लेबर माइग्रेशन फॉर द इंडिया। इंडिविजुअल का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, जो कि जिनको बांध के रखा जाता है, मतलब बाउंड होती है, बांधा मतलब रस्से से नहीं, मतलब बाउंडेशन का मतलब होता है वो अपनी मर्जी कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा जो उनको हायर करेंगे। तो हुआ क्या, इंडिविजुअल लेबर इन द बाउंडेड लेबर, इनको बाउंडेड लेबर बोलते हैं, मतलब बंधुआ मजदूर बोलते हैं। हु इज हायर्ड ऑन द कनेक्ट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इनको हायर किया जाता था एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए। उसके बाद इनको छोड़ दिया जाता था और कह दिया जाता था कि भैया कोच को काम करो, मतलब जो काम होता था तब तक उनको हायर किया जाता था। वो कौन से लोग होते थे जिनको बंधुआ मजदूर बनाया जाता था? पुअर इंडियंस, जो इंडिया के गरीब लोग थे उन्हें बनाया जाता था। मोर फ्रॉम द मॉडर्न डे बिहार, जो इसमें से बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, डाई स्टेट जो तमिलनाडु हो गया, ये सब जहाँ के जो लोग थे गरीब लोग थे उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। बिकम इंडस्ट्रियल लेबर, जो इंडस्ट्रियल लेबर जो थे वो क्या थे, उनको भेज दिया जाता था। इसके अलावा जो बंधुआ मजदूर थे उनको बाहर भी भेज दिया जाता था। कहाँ पे भेजा जाता था? वर्सेट टू द कार्बेनिया, इस्लैंड, मॉरिशस और फिजी, मतलब इन शहरों के अंदर भी लेबर्स को, कार्बेनियाज के अंदर और मॉरिशस के अंदर, फिजी के अंदर जो गरीब जो मजदूर थे उनको लेबरिंग करने के लिए सैंड भेज दिया जाता था। इन इंडिया के अंदर भी जो था वो क्या था, इंडस्ट्रियल लेबर था, बंधुआ मजदूर की जो प्रथा थी इंडिया के अंदर भी चल रही थी। कहाँ पे चल रही थी? वर्किंग द असम टी प्लांटेशन, जो असम के अंदर जो टी प्लांटेशन था, हम पहले नेशनलिज्म में पढ़ चुके हैं, वही रिपीट यहाँ पे भी कर रहा हूँ। नेशनलिज्म जो इससे पहले जो हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल लेबर वर्कड इन द असम टी प्लांटेशन, मतलब जो इंडस्ट्रियल लेबर थे, जो बंधुआ मजदूर थे, वो असम की जो टी प्लांटेशन के अंदर भी थे। कंडीशन अलाइन लैंड वाज आउट हॉरेबल एंड हैड नो लीगल राइट्स, यहाँ पे जो काम करने की कंडीशंस थी वो बहुत ही गंदी थी और इनके पास कोई लीगल राइट्स नहीं थे अपनी, मतलब अपनी मर्जी चलाते थे। किसी को बाहर भेजना है, किसी को बाहर नहीं भेजना, कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करवाना, कितने घंटे काम करवाना है, कितना पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अपनी ही कंडीशंस पे ये लोगों से काम करवा रहे थे बहुत बुरे तरीके से। एंड हैड टू वर्क अंडर द वर्स्ट कंडीशन, मतलब यहाँ की जो कंडीशंस थी ना काम करने की वो बहुत गंदी थी, अनहाइजीनिक थी, मतलब कोई साफ सफाई का, कोई बीमारियों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, पर जबरदस्ती मजदूरों से काम करवाया जाता था। फ्रॉम 19th इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन टू अपोज द इंडस्ट्रियल लेबर। हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी में आकर जब इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे, जो नेता लोग थे, उन्होंने इस कंडीशन को देखा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके कारण
पब्लिश्ड इन द 1921 और 1921 के अंदर इन लोगों ने इस बंधुआ मजदूरी लेबर्स को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो यहीं से हमारा जो है टॉपिक नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो है इसका समाप्त होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आराम से समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम इसका 6 पार्ट और 7 पार्ट करेंगे। थैंक यू।